नमस्कार। हर साल की तरह इस साल भी यूनियन बजट आ गया है और ये तय करेगा कि आने वाले वक्त में देश की अर्थव्यवस्था किस दिशा में जाएगी। इसका असर हम सब पर पड़ता है, चाहे वो टैक्स हो या फिर बड़े बड़े सरकारी प्रोजेक्ट्स। तो आज हम क्या करने वाले हैं? हम 2026-27 के बजट की जो बड़ी बड़ी बातें हैं उन्हें बिल्कुल आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जब हम बजट की बात करते हैं ना, तो अक्सर हमारा ध्यान सिर्फ आंकड़ों पर जाता है। लेकिन सच तो ये है कि एक बजट सिर्फ नंबरों का खेल नहीं है। ये एक हिसाब किताब की शीट से कहीं ज्यादा है। असल में ये एक एक्शन प्लान है, एक विजन है जो देश के भविष्य की नींव रखता है। आप इसे एक कंपास की तरह समझ सकते हैं जो पूरे देश को दिशा दिखाता है। और इस बजट के कंपास की जो सुई है वो टिकी है कर्तव्य की भावना पर। तो सवाल ये उठता है कि इस बजट के पीछे की असल सोच क्या है, इसका क्यों क्या है। चलिए, सबसे पहले हिस्से में हम इसी मार्गदर्शक विजन को डीकोड करते हैं, समझते हैं कि वो कौन सी फिलॉसफी है जिसके आधार पर ये सारे फैसले और आंकड़े टिके हुए हैं, जिन्हें हम आगे देखने वाले हैं। अच्छा, तो इस बजट का जो पूरा का पूरा ढांचा है ना, वो 3 मेन पिलर्स या कह लें कि 3 कर्तव्यों पर टिका है। पहला कर्तव्य क्या है? इकोनॉमी की ग्रोथ को स्पीड देना और उसे सस्टेनेबल बनाना, मतलब ऐसा विकास जो टिकाऊ हो। दूसरा है लोगों की जो उम्मीदें हैं, जो एस्पिरेशंस हैं, उन्हें पूरा करने में मदद करना और उनकी स्किल्स को, उनकी कैपेसिटी को बढ़ाना। और तीसरा, जो कि बहुत जरूरी है, वो है इंक्लूसिव ग्रोथ, यानी ये पक्का करना कि विकास का फायदा हर परिवार, हर समुदाय और देश के हर कोने तक पहुंचे। तो बस यही 3 सिद्धांत हैं जो इस बजट की हर घोषणा की बुनियाद में आपको मिलेंगे। ठीक है, तो विजन तो हमें समझ आ गया, क्यों वाला पार्ट क्लियर है। लेकिन सवाल यह है कि ये सब होगा कैसे? ये बड़ी बड़ी बातें जमीन पर कैसे उतरेंगी? तो चलिए अब फिलॉसफी से आगे बढ़कर फाइनेंस की दुनिया में चलते हैं। अब हम उन असल नंबरों, उन ठोस आंकड़ों पर नजर डालेंगे जो इस पूरे विजन को हकीकत बनाने का काम करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं सबसे बड़े नंबर की, टोटल खर्चा। सरकार इस साल कितना खर्च करने का प्लान कर रही है? ये आंकड़ा है 53.5 लाख करोड़ रुपए। जी हां, 53.5 लाख करोड़। ये इतनी बड़ी रकम है कि अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। इससे पता चलता है कि देश के आर्थिक कामकाज का स्केल कितना विशाल है। अब इतना बड़ा खर्चा है तो जाहिर सी बात है, सवाल उठेगा कि भाई पैसा आएगा कहां से। तो देखिए, सरकार को उम्मीद है कि वो करीब 36.5 लाख करोड़ रुपए बिना कोई कर्ज लिए जुटा लेगी। इसे कहते हैं नॉन डेट रिसीट्स। ये पैसा आता कहां से है? ये आता है टैक्स से और दूसरी सरकारी आमदनी से, और यही सरकार की कमाई का मेन सोर्स है। और अगर हम इस कमाई को और थोड़ा अंदर जाकर देखें तो इस 36.5 लाख करोड़ में से 28.7 लाख करोड़ रुपए सीधे सीधे टैक्स कलेक्शन से आने का अनुमान है। ये जो आंकड़ा है ना, केंद्र की नेट टैक्स रिसीट्स का, ये अपने आप में इकोनॉमी की हेल्थ का एक बहुत बड़ा इंडिकेटर होता है। सिंपल सी बात है, जितना ज्यादा टैक्स इकट्ठा हो रहा है उसका मतलब है कि इकोनॉमी में उतनी ही ज्यादा एक्टिविटी हो रही है। लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि सरकार की कमाई उसके जरूरी खर्चों से कम रह जाती है। तो इस गैप को, इस कमी को पूरा करने के लिए सरकार क्या करती है? वो बाजार से पैसा उधार लेती है। और इस साल सरकार बाजार से 17.2 लाख करोड़ रुपए उधार लेने का प्लान बना रही है। इसी को हम टेक्निकली ग्रॉस मार्केट बोरोइंग कहते हैं। अच्छा, अब यहाँ एक और बात समझने वाली है। ये जो 17.2 लाख करोड़ का ग्रॉस उधार है ना, इसमें से एक बड़ा हिस्सा पुराने कर्जे की किश्तें चुकाने में चला जाता है। तो जब हम उस हिस्से को हटा देते हैं तो जो रकम बचती है उसे कहते हैं नेट मार्केट बोरोइंग। और इस साल ये आंकड़ा है 11.7 लाख करोड़ रुपए। असल में यही वो नया कर्ज है जो सरकार अपने नए खर्चों और योजनाओं के लिए ले रही है। और ये सब हमें एक बहुत ही जरूरी टर्म पर लेकर आता है जिसके बारे में हम सब सुनते हैं, फिस्कल डेफिसिट, यानी राजकोषीय घाटा। आसान भाषा में कहें तो ये सरकार की कुल आमदनी और कुल खर्च के बीच का अंतर है, यानी एक साल का घाटा। सरकार का टारगेट है कि इस घाटे को जीडीपी के 4.3% पर रखा जाए। ये पिछले टारगेट यानी 4.4% से थोड़ा सा कम है। अब आप सोचेंगे कि ये तो बहुत मामूली कमी है, लेकिन इकोनॉमी की दुनिया में ये छोटा सा सुधार भी बहुत मायने रखता है। ये दिखाता है कि सरकार अपने खर्चों को लेकर डिसिप्लिन में आ रही है। और आखिर में एक और जरूरी आंकड़ा, ये है डेट टू जीडीपी रेशियो।
मतलब देश पर जो कुल कर्ज है वो उसकी पूरी इकोनॉमी के साइज के मुकाबले कितना है। सरकार का लक्ष्य है इसे करीब 55.6% पर बनाए रखना। ये नंबर क्यों जरूरी है? क्योंकि यही बताता है कि देश अपना कर्ज चुकाने की कितनी क्षमता रखता है। ये एक तरह से देश की लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल के आर्थिक विकास के एक बड़े प्लान को दो आसान स्तंभों में तोड़कर समझने वाले हैं। देखिए, सरकार की कोई भी बड़ी आर्थिक योजना हो ना, वो कुछ बुनियादी आइडियाज पर या कह लें कि कुछ मजबूत स्तंभों पर टिकी होती है। यही स्तंभ तय करते हैं कि विकास की दिशा क्या होगी और रफ्तार कैसी रहेगी। तो चलिए देखते हैं कि ये स्तंभ क्या हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर वो कौन से स्तंभ हैं जिन पर देश का आर्थिक भविष्य टिका हुआ है। आइए एक एक करके इन्हें समझते हैं। शुरुआत करते हैं पहले और सबसे अहम स्तंभ से। पहला स्तंभ है रणनीतिक विनिर्माण। अब इसका मतलब क्या है? सीधा सा मतलब है कि उन चीजों का उत्पादन देश में ही बढ़ाया जाए जो भविष्य के लिए बहुत बहुत जरूरी हैं, जैसे कि सेमीकंडक्टर चिप्स, एडवांस दवाइयां और ग्रीन एनर्जी से जुड़े उपकरण। और इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए एक बहुत बड़ी रकम रखी गई है, 10,000 करोड़ रुपए। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि इतना बड़ा अमाउंट जाएगा कहां? तो ये पैसा जा रहा है बायोफार्मा शक्ति मिशन में, और इसका लक्ष्य बिल्कुल साफ है। अगले 5 सालों में भारत को नई दवाइयां, वैक्सीन्स और मेडिकल डिवाइस बनाने में दुनिया का लीडर बनाना। रणनीतिक विनिर्माण में यह अकेला बड़ा निवेश नहीं है। एक और आंकड़ा देखिए, 40,000 करोड़ रुपए। और ये निवेश उस इंडस्ट्री में हो रहा है जो हम सबकी जेब में है। जी हां, इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में। ये पैसा इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग स्कीम को और ज्यादा मजबूत बनाएगा। मतलब अब हमारे मोबाइल फोन, लैपटॉप और टीवी के जो जरूरी पुर्जे हैं वो विदेश से मंगाने के बजाय ज्यादा से ज्यादा अपने देश में ही बनेंगे। और बात यहीं खत्म नहीं होती। हमारे गैजेट्स का जो दिमाग होता है यानी चिप्स, उसे बनाने के लिए इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन को भी बढ़ाया जा रहा है। इलेक्ट्रिक गाड़ियों और फोन के लिए जरूरी खनिजों को निकालने और प्रोसेस करने के लिए रेयर अर्थ कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं। साथ ही केमिकल उद्योग को एक जगह लाकर मदद करने और भारी मशीनरी बनाने वाले क्षेत्रों को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। चलिए अब आते हैं दूसरे स्तंभ पर, इंफ्रास्ट्रक्चर। भाई, फैक्ट्रियां हवा में तो चल नहीं सकती, है ना? उन्हें चाहिए वर्ल्ड क्लास सड़कें, बंदरगाह और बिजली। तो ये स्तंभ इसी बुनियाद को फौलाद की तरह मजबूत करने का काम करता है। और इस बुनियाद को बनाने के लिए सरकार एक बहुत बड़ी रकम खर्च कर रही है, 12.2 लाख करोड़ रुपए। सोचिए, ये पैसा सीधे तौर पर देश में सड़कें, पुल, बंदरगाह और रेलवे लाइंस बनाने जैसे बड़े कामों पर लगेगा। प्लान यह है कि वित्त वर्ष 27 तक इस सरकारी खर्च को 12.2 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचाया जाए। इसके साथ ही प्राइवेट कंपनियां भी बिना डरे बड़े प्रोजेक्ट्स में पैसा लगा सकें, इसके लिए एक रिस्क गारंटी फंड भी बनाया जाएगा, जहां सरकार उनके कुछ जोखिमों की गारंटी लेगी। और आरआईटीज के जरिए रियल एस्टेट में निवेश को और आसान बनाया जाएगा, ताकि आम लोग भी बड़े प्रोजेक्ट्स का हिस्सा बन सकें। तो हमने 2 स्तंभ देखे। एक तरफ है नई नई चीजें बनाना और दूसरी तरफ है उन्हें बनाने के लिए एक जबरदस्त माहौल तैयार करना। पर ये दोनों आपस में जुड़े हुए कैसे हैं? चलिए इस पूरी तस्वीर को एक साथ देखते हैं। इसको ना ऐसे समझिए, एक तरफ सरकार हाईटेक फैक्ट्रियां लगाने पर जोर दे रही है, वहीं दूसरी तरफ उन फैक्ट्रियों तक कच्चा माल पहुंचाने और वहां से तैयार माल को बाजार तक ले जाने के लिए शानदार सड़कें और बंदरगाह भी बना रही है। ये बिल्कुल एक गाड़ी के 2 पहियों की तरह हैं, जो एक साथ चलेंगे तभी देश की। नमस्कार, चलिए आज बात करते हैं सरकार के नए टैक्सेशन और रेवेन्यू से जुड़े ऐलानों पर। देखते हैं कि ये नए उपायों में हम सबके लिए आखिर है क्या। तो सवाल ये है कि टैक्स की दुनिया में नया क्या हो रहा है। देखिए, सरकार ने कुछ बड़े बदलावों का ऐलान किया है और इनका असर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों तरह के टैक्स पर पड़ेगा। तो चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं और देखते हैं कि इसका हम पर क्या असर पड़ सकता है। तो सबसे पहले सीधा चलते हैं डायरेक्ट टैक्सेस की तरफ। यहाँ कुछ बहुत ही ज़रूरी अपडेट्स हैं जिनका जानना हमारे लिए अहम है, और हम एक एक करके इन सभी पर नज़र डालेंगे। और सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर वो ये है कि इनकम टैक्स स्लैब में कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। इसका सीधा सा मतलब ये है कि जो लोग पिछले साल जिस टैक्स स्लैब में थे वो इस साल भी उसी में बने रहेंगे।
टैक्स पेयर्स के लिए एक राहत की खबर भी है। अगर किसी को मोटर एक्सीडेंट के मुआवजे पर कोई ब्याज मिलता है तो अब उस पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। ये एक काफ़ी बड़ी राहत है जिससे प्रभावित लोगों को थोड़ी और फाइनेंशियल मदद मिलेगी। अच्छा, अगले पॉइंट पर जाने से पहले जरा जल्दी से ये समझ लेते हैं कि टीसीएस यानी टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स आखिर होता क्या है। तो देखिए, ये एक ऐसा टैक्स है जिसे सेलर बायर से किसी खास सामान या सर्विस की बिक्री के टाइम ही वसूल कर लेता है। तो अब इसी से जुड़ा एक इंटरेस्टिंग अपडेट है। जो लोग विदेश घूमने का प्लान बना रहे हैं या फिर एजुकेशन या मेडिकल वजहों से विदेश पैसा भेज रहे हैं, उनके लिए अच्छी खबर है। विदेशी टूर पैकेज और लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम यानी एलआरएस पर टीसीएस की दर को कम कर दिया गया है। तो ये नई दर है कितनी? सिर्फ 2%। हाँ, टीसीएस की दर को घटा के सीधा 2% पर ले आया गया है। अब इससे क्या होगा? इससे विदेश घूमना और पैसा भेजना दोनों ही थोड़े सस्ते हो सकते हैं और ये वाकई में एक बड़ी कटौती है। छोटे इन्वेस्टर्स के लिए भी एक बड़ी पहल की गई है। एक वन टाइम फॉरेन एसेट डिस्क्लोजर स्कीम लाई गई है। इससे छोटे निवेशकों को अपनी विदेशी संपत्ति को डिक्लेयर करने और नियमों का पालन करने का एक सुनहरा मौका मिल रहा है। आगे बढ़ने से पहले एक और टर्म को समझ लेते हैं, STT यानी सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स। ये वो टैक्स है जो स्टॉक एक्सचेंज पर होने वाले सिक्योरिटीज के लेन देन पर लगता है, जैसे कि शेयर खरीदना या बेचना। तो अब देखते हैं कि इसका असर कहाँ पड़ रहा है। देखिए, शेयर बायबैक पर लगने वाले टैक्स और STT में कुछ बदलाव किए जा रहे हैं। इन एडजस्टमेंट्स का सीधा असर शेयर बाजार के इन्वेस्टर्स और कंपनियों की स्ट्रैटेजी पर पड़ सकता है। और हाँ, डायरेक्ट टैक्स में जो आखिरी बड़ा अपडेट है वो ITR फाइलिंग से जुड़ा है। अब देखिए, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की जो डेडलाइन है ना, उसे अलग अलग हिस्सों में बांट दिया गया है। खास तौर पर जो ट्रस्ट हैं या ऐसी संस्थाएं जिनका ऑडिट नहीं होता, उनके लिए तारीखें आगे बढ़ा दी गई हैं। जाहिर है, इससे उन्हें तैयारी के लिए थोड़ा और वक्त मिल जाएगा। ठीक है, तो डायरेक्ट टैक्सेस की बात तो हो गई। अब रुक करते हैं इनडायरेक्ट टैक्स और कस्टम्स की दुनिया की तरफ। चलिए देखते हैं कि इंपोर्ट्स और ड्यूटीज के मोर्चे पर क्या नए कदम उठाए गए हैं। यहाँ 2 बड़े बदलाव हुए हैं। पहला तो ये कि ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए सोलर और बैटरी सिस्टम जैसे जरूरी इनपुट्स पर कस्टम ड्यूटी से छूट दी गई है। और दूसरा, एक्सपोर्ट्स और प्रोसेस्ड माल के लिए कुछ खास इनपुट्स का इंपोर्ट अब ड्यूटी फ्री होगा। ये दोनों ही कदम मेक इन इंडिया और ग्रीन एनर्जी को बढ़ा। नमस्कार, आज हम बात करने वाले हैं भारत के भविष्य के एक बहुत ही महत्वाकांक्षी प्लान के बारे में। मतलब कुछ ऐसी नई पॉलिसी इनिशिएटिव्स हैं जो हमारे देश के विकास को एक नई ही दिशा देने का वादा करती हैं। तो चलिए इसे समझते हैं। तो हम इसे 2 मुख्य हिस्सों में देखेंगे। पहला है कृषि और ग्रामीण विकास और दूसरा है स्वास्थ्य, शिक्षा और कौशल। चलिए देखते हैं कि इन योजनाओं में आखिर है क्या। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं हमारी जड़ों की, यानी कृषि और ग्रामीण विकास की। देखिए, ये सिर्फ खेती की बात नहीं है, ये बात है हमारे देश की बुनियाद को और ज्यादा मजबूत करने की। और यहीं पर एक बहुत बड़ा बदलाव सामने आता है, भारत विस्तार का लॉन्च। ये कोई आम प्रोग्राम नहीं है, बल्कि इसे कृषि क्षेत्र में एक क्रांति लाने का वादा समझा जा रहा है। तो सवाल ये है कि ये भारत विस्तार आखिर है क्या? आप ऐसे समझिए जैसे हर किसान के पास उनकी अपनी भाषा में एक स्मार्ट असिस्टेंट हो, जो उन्हें मौसम की जानकारी से लेकर फसल में कौन सी बीमारी है, हर चीज पर बिल्कुल सही समय पर सलाह दे। मतलब ये सिर्फ एक टूल नहीं है, ये एक पूरा गेम चेंजर साबित हो सकता है। अब आते हैं इसके आर्थिक पहलू पर। ये जो योजना है ना, ये नारियल, काजू और चंदन जैसी हाई वैल्यू फसलों पर फोकस कर रही है। इससे होगा क्या? एक तो हमारी खेती में विविधता आएगी और दूसरा हमारे किसानों की आय भी कई गुना बढ़ सकती है। और ये एक बहुत बड़ा वैचारिक बदलाव है। पहले फोकस सब्सिडी पर होता था, लेकिन अब जोर है किसानों को आत्मनिर्भर बनाने, उत्पादकता और स्थिरता बढ़ाने पर। मतलब ये एक स्थायी भविष्य की तरफ एक बड़ा कदम है, जहां खेती सिर्फ गुजारा करने के लिए नहीं, बल्कि एक मुनाफे का सौदा बन सके। चलिए अब जमीन से आगे बढ़कर बात करते हैं हमारे सबसे कीमती संसाधन की, यानी हमारे लोगों की। स्वास्थ्य, शिक्षा और कौशल में निवेश करके सिर्फ जीवन स्तर ही नहीं सुधारा जा रहा, बल्कि एक मजबूत और अधिक समृद्ध भारत बनाया जा रहा है। यहाँ ना परंपरा और आधुनिकता का एक बहुत ही खूबसूरत संगम देखने को मिलता है।
एक तरफ आयुर्वेद पर जोर देकर हम अपनी प्राचीन विरासत का सम्मान कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ मेडिकल टूरिज्म पर फोकस करके भारत को एक वैश्विक स्वास्थ्य केंद्र बनाने की कोशिश हो रही है। इनोवेशन भविष्य की कुंजी है और इसे बढ़ावा देने के लिए एक 2 भाग की रणनीति है। पहला, आईआईटी में क्रिएटर लैब्स बनाकर युवा दिमाग को सशक्त करना, और दूसरा, एक नया राष्ट्रीय डिजाइन इंस्टीट्यूट बनाकर रचनात्मकता को बढ़ावा देना। मतलब फोकस है अगली पीढ़ी के इनोवेटर्स तैयार करने पर। अगला पॉइंट बहुत जरूरी है। ये सिर्फ इमारतें बनाने की बात नहीं है, ये जिंदगियां बदलने की बात है। हर जिले में लड़कियों के लिए हॉस्टल बनाने का मतलब है ये सुनिश्चित करना कि हर लड़की को शिक्षा का अधिकार मिले। इससे लैंगिक समानता को बढ़ावा मिलेगा और एक उज्जवल भविष्य बनेगा। और देखिए, तैयारी सिर्फ आज की नहीं, आने वाले कल की हो रही है। कौशल विकास को भविष्य की नौकरियों की तरफ उन्मुख करके ये पक्का किया जा रहा है कि हमारा वर्कफोर्स आने वाली चुनौतियों और अवसरों के लिए पूरी तरह। तो चलिए सीधे बात करते हैं हाल के बजट घोषणाओं की और समझते हैं कि इसमें हम सब के लिए क्या खास है। हम सारी जरूरी बातों को एक एक करके बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे। ठीक है, तो हम इसे 4 हिस्सों में देखने वाले हैं। पहले बात करेंगे समाज कल्याण की, फिर देखेंगे रक्षा का क्या हाल है, उसके बाद बाजार ने इस पर कैसे रिएक्ट किया, और आखिर में इन सब का निचोड़ क्या है। तो शुरुआत करते हैं उन योजनाओं से जो सीधे सीधे आम लोगों की जिंदगी पर असर डालती हैं, और इसमें भी खास फोकस रहेगा महिलाओं और युवाओं पर। अच्छा, तो इसमें एक बड़ी चीज है शी मार्क का लॉन्च। ये पहल महिला उद्यमियों को अपना बिजनेस खड़ा करने के लिए जरूरी पैसा पाने में मदद करेगी। सिर्फ यही नहीं, महिलाओं, किसानों, कारीगरों और जो छोटे उद्योग हैं यानी MSMEs, उनको ताकत देने के लिए और भी कई सारी स्कीम्स हैं। चलिए अब थोड़ा गियर बदलते हैं और बात करते हैं देश की सुरक्षा और आत्मनिर्भरता की, यानी डिफेंस और मेक इन इंडिया की पहल की। यह एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि डिफेंस का बजट तो बढ़ाया गया है, लेकिन कोई बड़ी टैक्स छूट नहीं दी गई। मतलब सरकार का फोकस कहीं और है, और वो फोकस है कि बाहर से सामान कम मंगाया जाए और देश में ही ज्यादा से ज्यादा चीजें बने। तो ठीक है, ये सब तो हो गया, पर इन घोषणाओं का असर पैसे की दुनिया पर क्या पड़ा, शेयर बाजार ने कैसे रिएक्ट किया, आइए ये देखते हैं। हुआ ये कि घोषणा के ठीक बाद बाजार में थोड़ी गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ही नीचे गए। इसकी वजह ये थी कि इन्वेस्टर्स को सरकार की फिस्कल पॉलिसी और टैक्स को लेकर कुछ और उम्मीदें थीं जो शायद पूरी नहीं हुई। तो चलिए अब आखिर में इन सारी बातों को समेटते हैं और देखते हैं कि इस पूरे बजट की मोटी मोटी प्राथमिकताएं क्या निकल कर आई। 4 बड़ी बातें साफ नजर आती हैं। पहला, सरकार अपने खर्चों को लेकर काफी डिसिप्लिन्ड है। दूसरा, इंफ्रास्ट्रक्चर यानी सड़क पुल बनाने पर बहुत बड़ा खर्च किया जा रहा है। तीसरा, देश में मैन्युफैक्चरिंग को जबरदस्त बढ़ावा दिया जा रहा है। और चौथा, टैक्स के सिस्टम को और सरल बनाने की कोशिश है। और बात यहीं खत्म नहीं होती। इसके अलावा खेती में AI जैसी नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, हेल्थ, एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट पर जोर, महिलाओं और ग्रामीण इलाकों को आगे बढ़ाने की स्कीम्स और देश में इन्वेस्टमेंट का माहौल बेहतर बनाने के लिए भी सुधार किए जा रहे हैं। तो इन सभी प्राथमिकताओं को देखने के बाद सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि इनमें से कौन सा एरिया है जिसका असर हमें सबसे पहले और सबसे तेजी से हमारी अर्थव्यवस्था पर दिखेगा। ये देखना वाकई में बहुत दिलचस्प होने वाला है।